देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50। मेरे पास एक कंपनी है ट्रेवल्स एंड टूर्स लिमिटेड, तो मैंने इसको नाम दे दिया टीटी लिमिटेड। इस टीटी लिमिटेड में दो डिवीजन वर्क कर रहे हैं। एक तो है मेरे पास इनलैंड डिवीजन और एक मेरे पास है इंटरनेशनल डिवीजन। ठीक है, इनलैंड डिवीजन और इंटरनेशनल डिवीजन। आइएगा अब आपको उसके बाद उनकी असेट्स लेस डेप्रिसिएशन, तो डब्ल्यूडीवी, करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी दे रखी है, फाइनेंस्ड बाय लोन फंड दे रखा है, फिर इक्विटी कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लसेस दिए हुए हैं। It is decided to form a new company IT Limited for the international tourism to take over the assets and liabilities of the international division। हमने इस डिवीजन को अलग किया और एक नई कंपनी, न्यू कंपनी बना दी। हमने एक न्यू कंपनी बना दी जिसका नाम था आईटी लिमिटेड। क्लियर बिल्कुल। और उसने इस इंटरनेशनल डिवीजन की असेट और लाइबिलिटी को ले लिया। अकॉर्डिंगली IT Limited was formed to take over the balance sheet figures of assets and liabilities of the international division। ठीक है, IT Limited is to allot 5 crore equity shares of 10 each in the company to the members of Travels and Tour Limited। लीजिएगा, ये क्या बोल रहा है कि ये जो नई कंपनी बनी है आईटी लिमिटेड, इसने जो कंसीडरेशन दिया है वो किसको दिया है? टीटी लिमिटेड के मेंबर्स को। ये है टीटी लिमिटेड के मेंबर्स। ठीक है, तो आपने जो कंसीडरेशन पे किया है वो किसको किया है? टीटी लिमिटेड के मेंबर्स को। कितना? 5 करोड़ इक्विटी शेयर 10 वाले, 5 करोड़ इक्विटी शेयर 10 वाले। ठीक है, ये है मेंबर्स ऑफ टीटी लिमिटेड। ठीक है, ये जो नई कंपनी बनी आईटी लिमिटेड, इसने इनको 5 करोड़ शेयर्स एट द रेट, चलिएगा जरा मुझे बताएं, क्या ये मेंबर्स वो हैं जिनका टीटी लिमिटेड पर कंट्रोल था? बिल्कुल, ये मेंबर्स थे टीटी लिमिटेड के, तो यानी इन मेंबर्स का टीटी लिमिटेड पर कंट्रोल था। और अब इन्हीं मेंबर्स का कंट्रोल आईटी लिमिटेड पर भी आ गया। इसका मतलब इन सेम ग्रुप ऑफ पर्सन का कंट्रोल टीटी लिमिटेड में भी है और कंट्रोल आईटी लिमिटेड पर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल पर आ गया। एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल पर आ गया। तो यहां हम इस बात को लिख सकते हैं, लिखें, सिंस members of TT Limited becomes
members of IT Limited and they are having control. They are having control of both the companies. They are having control of both the companies. Hence, TT Limited and IT Limited are entities under common control. Entities under कॉमन कंट्रोल. ये जो एंटिटीज है वो क्या आ गई? अंडर कॉमन कंट्रोल आ गई. ड्यू टू कॉमन कंट्रोल एंटिटीज, ड्यू टू कॉमन कंट्रोल एंटिटीज, pooling of interest method, pooling of interest method will apply. हम जो मेथड काम में लेंगे वो कौन सा लेंगे? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. क्या मेरी ये बात बिल्कुल क्लियर है? मैं वापस से आपको बता देता हूं. ये जो मेंबर्स हैं टीटी लिमिटेड के, इनके पास टीटी लिमिटेड का कंट्रोल है. इनके पास कंट्रोल है ओवर टीटी लिमिटेड. ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल है. और अब इन लोगों को इस नई कंपनी आईटी लिमिटेड के शेयर्स मिल गए, तो इन्हीं मेंबर्स के पास आईटी लिमिटेड का भी कंट्रोल आ गया. आईटी लिमिटेड का भी कंट्रोल आ गया. तो इसका मतलब ये टीटी लिमिटेड और आईटी लिमिटेड अब क्या बन गई? एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल बन गई. और अब अगर ये एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल बन गई हैं, तो इसकी अकाउंटिंग के लिए हमें कौन सा मेथड काम में लेना पड़ेगा? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हमें काम में लेना है. क्लियर? बिल्कुल. तो कौन सा मेथड काम में लेना है? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. चलिएगा, अब अकाउंटिंग में क्या क्या बोला है सुनना. पहला, जर्नल एंट्रीज दीजिए इन द बुक्स ऑफ टीटी लिमिटेड एंड ऑल्सो इन द बुक्स ऑफ आईटी लिमिटेड. लीजिए, हम ए पार्ट करेंगे. चलिएगा, सबसे पहले ए पार्ट. accounting entries in the books of टी लिमिटेड. यानी ये कौन सी कंपनी है? डीमर्ज्ड कंपनी. डीमर्ज्ड कंपनी की बुक्स में सबसे पहले हमें एंट्रियां डालनी है. चलिए, अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनोगे. डीमर्ज्ड कंपनी की बुक्स में पहली एंट्री क्या होती है?
इस डिवीजन की जो इंटरनेशनल डिवीजन है, इसकी असेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर हुई है। क्या क्या थी देखिएगा। पहले लाइबिलिटी पर बात करते हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन डेबिट 200। फिर उसके बाद आपको करंट लाइबिलिटी भी 200 दे रखी है। लीजिए, करंट लाइबिलिटीज डेबिट 200। फिर आपको लोन फंड दे रखा है, तो लोन फंड आपके पास डेबिट हो जाएगा 100 से। एक लाइन का हम गैप छोड़ देंगे। 2, मेरे पास से फिक्स असेट जाएंगी 600। टू करंट असेट, बताइए करंट असेट्स कितने की जाएंगी। करंट असेट हमारे पास हैं 300। जरा डिफरेंस निकालिए, 900 आ गया इधर तो, और इधर आया 500, तो इसका मतलब लॉस ऑन डीमर्जर। लॉस ऑन डीमर्जर डेबिट, बताइए लॉस ऑन डीमर्जर कितना आ गया 400। नरेशन क्या हो गया इसका, बीइंग assets and liabilities being assets and liabilities of international division transferred to IT Limited, ट्रांसफर्ड टू IT लिमिटेड। नाउ अब ये जो लॉस हुआ है इसको हम चार्ज कर लेंगे अपने रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल रिजर्व डेबिट टू लॉस ऑन डीमर्जर। लॉस ऑन डीमर्जर, बताइए कितने का लॉस था आपका, 400 का लॉस था। $400 का लॉस हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया बीइंग लॉस ऑन डीमर्जर रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन डीमर्जर रिटर्न ऑफ। चलिएगा, इसके बाद उसने बोला है आप जर्नल एंट्रीज करो बुक्स ऑफ IT लिमिटेड। लीजिएगा, बुक्स ऑफ IT लिमिटेड पर बात करते हैं। देखिएगा,
आईटी लिमिटेड सबसे पहली एंट्री टेक ओवर एंट्री करेगी। फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, आपके पास नेट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट आएगी 400। आफ्टर दैट आपके पास करंट असेट्स आएंगी 300। ठीक है, तो आपके पास फिक्स्ड असेट आ गई, आपके पास करंट असेट्स आ गई। करंट असेट डेबिट 300, एक लाइन का गैप। 2 आपके पास आई करंट लाइबिलिटीज, बताइए करंट लाइबिलिटीज आई आपके पास 200 की। 2 लोन फंड, बताइए आपके पास कितने का लोन आया? आपका लोन फंड आया आपके पास 100 का। 2 कंसीडरेशन पेबल, बताइए कंसीडरेशन पेबल कितना था आपका? 50। अब बताइए इस एंट्री में क्या डिफरेंस आ रहा है? 700 और इधर आ गया 300, 350। तो 350 आपके पास आ गए। 2 कैपिटल रिजर्व 350, ये आपके पास एज अ बैलेंसिंग फिगर वैल्यू आ गई। और अब आपको तो कंसीडरेशन पे करना ही पड़ेगा, तो आप ये कंसीडरेशन पे कर दोगे। तो दूसरी एंट्री हो गई कंसीडरेशन पेबल डेबिट 50। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरे 5 करोड़ शेयर 10 रुपए वाले, तो यानी नॉमिनल वैल्यू ही है केवल, तो हमने कंसीडरेशन पेबल 2 इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री डाल दी। तो लीजिए ये हमारे पास दोनों की बुक्स में एंट्रियां हो गई। यानी उसने सबसे पहले आपसे मांगा था किसकी बुक्स में एंट्री डालनी थी आपको? टीटी लिमिटेड यानी ट्रेवल एंड टूर्स लिमिटेड की बुक्स में। फिर उसके बाद हमारी एंट्री डली आईटी लिमिटेड की बुक्स में, यानी डीमर्ज्ड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी की बुक्स में। इस तरह से आपकी ये एंट्रियां डल जाएंगी। देखिएगा अब उसने इसी में क्या और मांगा है आपसे, शो द बैलेंस शीट ऑफ बोथ द कंपनीज showing the corresponding figure of before also। चलिएगा सबसे पहले मैं बात करता हूं बैलेंस शीट ऑफ टीटी लिमिटेड। टीटी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाएंगे हम। पर्टिकुलर बिफोर डीमर्जर और आफ्टर डीमर्जर। सुनेंगे बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। सबसे पहले हमारे पास हैं असेट्स, फिक्स्ड असेट, इसमें हम लिख देते हैं नॉन। मुझे बताइए डीमर्जर होने से पहले
टीटी लिमिटेड के पास दो डिवीजन थे, इनलैंड डिवीजन और एज वेल एज आपका इंटरनेशनल डिवीजन। मैं बिफोर की बात कर रहा हूं। तो बिफोर में आपके पास दोनों डिवीजन थे। आइए जरा उनकी असेट देखते हैं। तो WDV दे रखी है 100 और 400, यानी बिफोर में आपके पास जो नॉन करंट असेट्स थी टूर्स एंड ट्रेवल में, वो कितनी हो गई? 500। एग्री? वापस देख लेना। बिफोर डीमर्जर आई जो ये टीटी लिमिटेड है उसमें दो डिवीजन थे, इनलैंड और इंटरनेशनल। तो दोनों की असेट जोड़ दी, WDV 100 प्लस 400। आफ्टर डीमर्जर क्या हुआ? आपने अपना इंटरनेशनल डिवीजन तो बेच दिया, तो यानी आपके पास केवल इनलैंड डिवीजन बचा। अगर आपके पास केवल इनलैंड डिवीजन बचा तो आपके पास असेट बची 100 की। लीजिए करंट असेट्स। करंट असेट्स बिफोर में आपके पास दोनों डिवीजन थे तो करंट असेट्स का टोटल है 700। आफ्टर में आपके पास केवल इनलैंड डिवीजन बचा, तो इनलैंड डिवीजन की करंट असेट्स आपके पास हैं 400। ये लीजिए मेरे पास टोटल आ गया। टोटल 1200 और 500, 1200 और 500। क्लियर? चलिएगा अब अपन आते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पर। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। यहां मैं बात करूंगा बिफोर पर और यहां हम बात करेंगे आफ्टर पर। बिल्कुल धीरे धीरे समझिए। सबसे पहले मुझे बताइए आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बताइए। टीटी लिमिटेड की कैपिटल कितनी थी? तो टीटी लिमिटेड की कैपिटल आपको दे रखी है 50 करोड़। तो देखिए बिफोर में भी 50 और आफ्टर में भी 50, क्योंकि कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ है। नाउ अदर इक्विटी, ध्यान से देखिएगा। अदर इक्विटी आपको दे रखा है बिफोर में 650। बिफोर में कितना दे रखा है? 650। नाउ अब इधर कितना आएगा? बताइए। आपने जब एंट्री की थी टीटी लिमिटेड में तो आपका लॉस ऑन डीमर्जर आया था 400 का। आपका लॉस ऑन डीमर्जर आया था 400 का। तो बताइए 650 में से 400 चले गए तो बचा 250। क्लियर है? वापस देख लेना। 650 का बिफोर में था। आप अपनी एंट्री देखिए डीमर्जर की, कि डीमर्जर के दौरान 400 का नुकसान हुआ था। तो अब आपके पास जो नेट असेट बची वो बची 250 की। उसके बाद आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी देखिएगा। नॉन करंट लाइबिलिटी पहले आपके पास 100 की थी, बाद में नहीं बची। क्यों? क्योंकि ये जो नॉन करंट लाइबिलिटी थी वो इंटरनेशनल डिवीजन की थी और आपने इंटरनेशनल डिवीजन को ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर दैट करंट लाइबिलिटीज। आइएगा देखिए, करंट लाइबिलिटी पहले आपके पास 400 थी और अब आपके पास 200 बची। टोटल 1200
ये आपके पास आपकी बैलेंस शीट का टोटल आ गया बिफोर और आफ्टर। बोलिएगा क्लियर है बिल्कुल। चलिएगा अब हमें बनानी है बैलेंस शीट ऑफ आईटी लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ आईटी लिमिटेड। आईटी लिमिटेड एक नई कंपनी है, तो इसकी बिफोर डीमर्जर की बैलेंस शीट तो अवेलेबल ही नहीं होगी आपके पास। तो आइएगा सबसे पहले हम इसकी असेट्स पर बातें करेंगे। बताइए इसके पास नॉन करंट असेट्स कितनी आई थी? इसके पास नॉन करंट असेट आई 400 की। समझ रहे? जो इंटरनेशनल डिवीजन है वो इसके पास आया, तो इंटरनेशनल डिवीजन की असेट्स की WDV 400 दे रखी है, और उसके बाद करंट असेट्स, उसके बाद करंट असेट्स करंट असेट्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 300। बस दो ही वैल्यू है, तो बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 700। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिएगा आईटी लिमिटेड ने क्या कंसीडरेशन दिया था, याद करिए। 5 करोड़ शेयर 10 रुपए वाले, तो यानी इसकी इक्विटी कैपिटल हो गई 50 करोड़। अदर इक्विटी, देखिएगा अदर इक्विटी में आपके पास कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ था। कितने का कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ था, आप जरा देखिएगा। कैपिटल रिजर्व बताइए, जब आपने एक्विजिशन एंट्री की थी तो कैपिटल रिजर्व कितने का आया था? 350 का। तो लीजिए हमारे पास कैपिटल रिजर्व आ गया 350। नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारे पास अब आ गया लोन फंड। हमने उसके लोन को एक्वायर किया, तो अब वो लोन फंड हमारी लाइबिलिटी बन गई। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डिवीजन का जो लोन फंड था वो आईटी ने ले लिया, तो अब ये इसकी लाइबिलिटी बन गई। और इसके बाद हमारे पास है करंट लाइबिलिटी 200। टोटल आ जाएगा 700। लीजिए ये हमारे पास टीटी लिमिटेड और आईटी लिमिटेड दोनों की बैलेंस शीट तैयार हो गई है। ये आपका ए पार्ट था। हमें दोनों कंपनियों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज डालनी थी, और दोनों कंपनियों की बुक्स में हमें बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना था। बी क्वेश्चन, इसने क्या पूछा है? फाइंड आउट द नेट असेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स प्री एंड पोस्ट डीमर्जर। नेट असेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालनी है। लीजिए नेट असेट या इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। ऑलरेडी हम बार बार इस चीज को निकालना सीख चुके हैं। अच्छा जी, अब इसने क्या बोला है? ये प्री भी निकालनी है और पोस्ट भी। चलिएगा सबसे पहले मैं बात करता हूं, टीटी लिमिटेड में तो दोनों निकल जाएंगी।
प्री और पोस्ट, और जो आईटी लिमिटेड है उसमें केवल पोस्ट। फिक्स्ड असेट्स बैलेंस शीट से बनाना है, कुछ नहीं करना, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। आइएगा, आपके पास असेट थी बिफोर की 500 और 100, 500 और 100, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास करंट असेट्स, बताइए करंट असेट्स कितनी थी आपके पास? 700 और 400, ये टोटल आ गया 1200 माइनस। अब लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास लोन फंड, यहां 100 था, यहां डैश, फिर उसके बाद आपको माइनस करना है करंट लाइबिलिटीज, कितनी थी? 400 और 200, ये लीजिए, ये हम माइनस कर देंगे। तो बताइए आपके पास नेट असेट कितनी आ गई? बारह सौ में से 500 गए तो नेट असेट 700, और 500 में से 200 गए तो यहां नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 करोड़ है। आप देख सकते हैं टीटी लिमिटेड की बैलेंस शीट में 50 करोड़ की कैपिटल है और एक शेयर 10 रुपए वाला है। ये जो शेयर है वो ₹10 वाला शेयर है। तो लीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर 140 और 60। अब हम इसी तरह से टीटी लिमिटेड की नेट असेट निकालेंगे। बताइए टीटी लिमिटेड की असेट्स 400 और 300, 400 करंट असेट्स 300, तो ये आ गया 700, लोन फंड है 100 और ये है 200, कितना आ गया? 400 की नेट असेट। शेयर कितने हैं? आइए, इसने भी ₹10 वाले शेयर्स इशू किए थे, तो 50 करोड़ का कंसीडरेशन, और आप देखेंगे क्वेश्चन में तो लिखा हुआ भी है, आपने अलॉट किए हैं 5 करोड़ इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए आपके पास 5 करोड़। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई 80 रुपए, 140 रुपए, 60 रुपए और 80 रुपए। ये लीजिए, ये हमारे पास बी पार्ट नेट असेट या इंट्रिंसिक वैल्यू आपके पास आ गई। Now, comment on the impact of demerger on shareholders' wealth. अब हमें ये बताना है कि इस डीमर्जर की वजह से शेयर होल्डर की वेल्थ पर क्या इंपैक्ट आया। इस पॉइंट को पहले थोड़ा सा अपन समझेंगे। देखिए, इम्पैक्ट ऑन wealth of shareholder। देखिएगा, अगर मुझे शेयर होल्डर की वेल्थ पर इंपैक्ट निकालना है तो इंपैक्ट निकालने का फॉर्मूला एक ही होता है, और फॉर्मूला क्या है? वेल्थ आफ्टर डीमर्जर
माइनस वेल्थ बिफोर डीमर्जर। क्या आप मेरी इस बात से एग्री हैं? अगर मुझे ये जानना है कि शेयर होल्डर की वेल्थ पर डीमर्जर की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा, चलिएगा, इसको समझने के लिए पहले मैं थोड़ा आगे जाता हूं। अब आप मेरी बात को सुनना। देखिए, हमारे पास ये कुछ शेयर होल्डर्स थे। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये किस कंपनी के शेयर होल्डर थे? ये थे टीटी लिमिटेड के। ये जो शेयर होल्डर थे, ये थे टीटी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स। क्लियर? बिल्कुल। इन्होंने टीटी लिमिटेड के 5 करोड़ शेयर्स ले रखे हैं एट द रेट ₹10। आप देख सकते हैं टीटी लिमिटेड की कैपिटल में जाइए। टीटी लिमिटेड की कैपिटल दे रखी है 50 करोड़ 10 रुपए वाला शेयर। तो यानी ये जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स के पास 5 करोड़ शेयर हैं। किसके? टीटी लिमिटेड के। अब क्या हुआ? एक नई कंपनी बनी जो बनी आईटी लिमिटेड। एक नई कंपनी बनी आईटी लिमिटेड। ये तो हम बात कर रहे हैं बिफोर डीमर्जर। बिफोर डीमर्जर आपके पास ये था। अब डीमर्जर के बाद क्या हुआ? आपके पास टीटी लिमिटेड के शेयर तो अभी भी हैं, साथ में आपको आईटी लिमिटेड के शेयर्स भी मिल गए। आपको आईटी लिमिटेड ने भी शेयर्स दे दिए। कितने दिए बताइए? आईटी लिमिटेड ने भी 5 करोड़ शेयर्स एट द रेट ₹10 दिए। देखना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो आप। बिफोर मर्जर क्या था? बिफोर मर्जर आपके पास केवल शेयर्स ऑफ टीटी लिमिटेड था। क्लियर? बिल्कुल। अब आपके पास टीटी के तो हैं ही हैं, साथ में आईटी ने भी दे दिए। तो मुझे बताइए, आफ्टर मर्जर क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है आपको? आफ्टर मर्जर आपके पास शेयर ऑफ टीटी लिमिटेड भी है और शेयर ऑफ आईटी लिमिटेड भी है। बोलिए एग्री और नॉट? मर्जर से पहले मेरे पास केवल और केवल टीटी का शेयर था। मर्जर की वजह से मुझे आईटी का भी शेयर मिल गया। मर्जर की वजह से मुझे आईटी का भी शेयर मिल गया। अच्छा, कितना मिला जानते हो? 5 करोड़ के बदले 5 करोड़ मिल गए। तो क्या आपको लगता है आफ्टर मर्जर हमारे पास जो रेशो रहा वो 1 के बदले 1 आ गया? यानी सुनना, टीटी लिमिटेड के इन मेंबर्स के पास 5 करोड़ थे, इन्हीं मेंबर्स को 5 करोड़ और मिल गए। तो अगर 5 करोड़ के बदले 5 करोड़ मिले तो एक्सचेंज रेशो क्या बोलोगे आप? रेशो क्या बोलोगे आप? रेशो बोला जाएगा 1:1। रेशो क्या बोला जाएगा? 1:1। बोलो, क्लियर है? बिल्कुल।
आराम से वापस से सुनो आप। हाँ, बिफोर मर्जर टीटी लिमिटेड के शेयर थे 5 करोड़ इन लोगों के पास। अब मैं आपको बोल रहा हूं आईटी लिमिटेड ने भी इन्हीं लोगों को 5 करोड़ दे दिए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपके पास 5 करोड़ थे और आपको नए 5 करोड़ मिल गए, तो मैं आपसे ये पूछूं आपको कितने के बदले कितने मिले? तो आप यही तो बोलोगे, हमें 5 करोड़ मिले हमारे 5 करोड़ के बदले। हमें 5 रेशो कैसे देखते हो आप? ऐसे ही तो देखते हो, कितने मिले कितने के बदले। तो हमें 5 करोड़ मिले 5 करोड़ के बदले। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्सचेंज? 1:1। लीजिए, अब आइए सबसे पहले आफ्टर मर्जर बात करता हूं। लीजिएगा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला वेल्थ आफ्टर मर्जर, वेल्थ आफ्टर मर्जर। मेरे पास शेयर है टीटी का और शेयर है आईटी का। तो वेल्थ आफ्टर मर्जर, आफ्टर मर्जर टीटी लिमिटेड की वैल्यू है 60 रुपए और आफ्टर मर्जर आईटी लिमिटेड की वैल्यू आपने निकाली है 80 रुपए। तो यानी आफ्टर मर्जर आपके पास 140 रुपए की वैल्यू है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 1:1 का रेशो है। 1:1 के रेशो का मतलब हो गया आपको टीटी के 1 के बदले में आईटी का 1 मिला। अब जरा आफ्टर मर्जर वैल्यू देखिए। आफ्टर मर्जर टीटी की वैल्यू है 60 रुपए पर शेयर, तो यानी एक शेयर की वर्थ 60 रुपए और आईटी लिमिटेड के एक शेयर की वर्थ है 80। अगर आपके पास आफ्टर मर्जर एक इसका और एक इसका शेयर है तो आपके पास टोटल वर्थ आई 140 रुपए। आपके पास जो टोटल वर्थ आई वो आई 140 रुपए। बोलो क्लियर? बिल्कुल। बिफोर डी मर्जर आपके पास केवल टीटी का एक शेयर था 140 वाला, केवल एक शेयर पर। मैंने यहां जो वेल्थ निकाली है वो पर शेयर निकाली है। तो लिखो सेकंड पॉइंट, वेल्थ बिफोर मर्जर। तो बिफोर मर्जर मेरे पास केवल टीटी लिमिटेड का शेयर था जिसकी वैल्यू 140 थी। तो बताइए गेन और लॉस कितना आया? ड्यू टू डी मर्जर, ये मेरे पास डी मर्जर की वजह से क्या आ गया? गेन और लॉस कंप्यूट हो गया अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज रेशियो था। क्लियर है? थोड़ा मैं इस बात को आपको एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। अब मेरी बात को सुनना। मान लो हम एक नई बात करते हैं। अज्यूम करो, अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, पूरे आंसर आपके आ चुके हैं। मैं तो सिर्फ आपको इसी सिचुएशन को एक डिफरेंट एग्जांपल के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अज्यूम करो, मान लो, अज्यूम आईटी लिमिटेड इशूड 2.5 करोड़ शेयर्स of ₹10 each
अभी 5 के बदले 5 था, मैंने उस रेशो को चेंज कर दिया है। मैं आपको इंपैक्ट वाली बातें समझा रहा हूं। अब जरा सोचो क्या हुआ। हाँ, ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये हम सेवा में आपको समझा रहे हैं। हाँ जी, सेवा में। लीजिए, ये किसके शेयर होल्डर हैं? आई, ये है टीटी के। ये हमारी कंपनी है टीटी लिमिटेड। इनके पास टीटी लिमिटेड के 5 करोड़ शेयर्स हैं। एग्री? इन मेंबर्स के पास टीटी लिमिटेड के 5 करोड़ शेयर्स हैं। अब एक नई कंपनी बनी आईटी लिमिटेड। अब एक नई कंपनी बनी आईटी लिमिटेड। आईटी लिमिटेड ने इन लोगों को कितना कंसीडरेशन दिया? हमने अभी एक बार जरा अज्यूम किया है 2.5 करोड़ शेयर्स दिए। 2.5 करोड़। बताइए, इन लोगों के पास टीटी लिमिटेड के 5 करोड़ शेयर हैं और अब इन्हें आईटी लिमिटेड के 2.5 मिले। रेशो निकालना है। रेशो कैसे लिखा जाता है? इतने शेयर आए, इतने के बदले, तो व्हाट विल बी द रेशो? 0.50:1। ये आपके पास रेशो आ गया। बोलिए, क्या ये मेरी बात अब समझ आ रही है? रेशो हमेशा ढूंढा जाता है, इतने मिले इतने के बदले, तो रेशो आ गया। अब देखिए, जरा बात करते हैं। आफ्टर मर्जर क्या होगा? अगर मेरे पास टीटी लिमिटेड का 1 शेयर है तो उसकी वैल्यू 80 रुपए है। सॉरी, उसकी वैल्यू 60 रुपए है। लेकिन अगर मेरे पास टीटी का 1 है तो मुझे आईटी लिमिटेड का तो आधा ही शेयर मिलेगा। इनटू 1 शेयर की वैल्यू 80, तो 40 रुपए की वर्थ। बस यही बात समझनी थी आप। वापस से मेरी बात को सुनोगे आप, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। टीटी लिमिटेड के 1 शेयर की वर्थ कितनी थी? 60 रुपए। यहां तक क्लियर है? अगर मुझे टीटी के 1 के बदले में आधा शेयर मिला, तो अगर मान लो मेरे पास 1 शेयर है, तो इस रेशो के अकॉर्डिंग 1 के बदले आधा मिलेगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास आईटी लिमिटेड का आधा शेयर आया। अब आईटी लिमिटेड के अगर 1 शेयर की वैल्यू 80 रुपए है, तो आधे शेयर की वैल्यू बताओ। 40 रुपए। तो ये मेरे पास आफ्टर मर्जर की वेल्थ आ गई। बिफोर मर्जर, बिफोर मर्जर मेरे पास केवल टीटी का शेयर था, 140 वाला। बताओ, फायदा के नुकसान? मुझे लॉस हो गया 40 का। क्या अब आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको जो इंपैक्ट निकलवाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझे। मुझे बस ये बताना है कि कितने के बदले कितने मिले, और उस हिसाब से आफ्टर डी मर्जर मेरे पास क्या वर्थ आई और बिफोर डी मर्जर मेरे पास क्या वर्थ आई। और सुनोगे, मैं एक बार और आपको कोशिश करता हूं। आइए, सेवा में ये भी एक मैं आपको और समझाता हूं। अज्यूम करोगे आप,
सुनना बहुत ध्यान से। आईटी लिमिटेड issued 2 crore shares in consideration 2 crore shares in consideration to members of टीटी लिमिटेड। बताइए मुझे, अगेन मेरी बात को सुनना, अब आपको और अच्छे तरह से क्लियर होगी सारी बातें। इनके पास मुझे बताएं टीटी के कितने शेयर्स हैं। इनके पास टीटी के 5 करोड़ शेयर्स। बोलिए एग्री बिल्कुल। हाँ जी। अब ये जो नई कंपनी बनी आईटी लिमिटेड, ये जो नई कंपनी बनी आईटी, बताइए इसने इनको कितने शेयर्स दिए कंसीडरेशन में। इसने इनको दिए 2 करोड़ शेयर्स। एग्री। एक्सचेंज रेशो निकालो। कैसे निकलता है, रूल वही है। 2 करोड़ शेयर्स मिले 5 करोड़ शेयर्स के बदले। कितना परसेंट हो गया, 40। तो यानी 0.40 शेयर मिले हर एक के बदले। कैसे निकाला, 2/5 कर दिया मैंने। 0.4 कैसे निकाला, 2 करोड़ मिले 5 करोड़ के बदले, प्रोपोर्शन निकाल दिया। बोले 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 5, यानी हर एक शेयर के बदले 0.4 मिला। आइए आफ्टर डीमर्जर की बात करता हूं। आफ्टर डीमर्जर की बात करता हूं। मेरे पास मान लो टीटी का 1 शेयर है। मान लो मैं पर शेयर ही निकाल रहा हूं, शेयर्स ज्यादा होंगे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मेरे पास टीटी का 1 शेयर है। बताओ अगर टीटी का 1 शेयर है तो मेरे पास 60 रुपए की वर्थ है। अब सुनना, टीटी के 1 के बदले मुझे आईटी का 0.4 ही तो मिला, तो मेरे पास आईटी का 0.4 आया इंटू 80 रुपए उसके 1 शेयर की वर्थ है। 80 रुपए 1 शेयर की वर्थ है, मेरे पास 0.4 है, तो मुझे जो वैल्यू मिली वो केवल 32 रुपए मिली। दैट इज 92। दैट इज 92। बिफोर डीमर्जर मेरे पास बिफोर डीमर्जर केवल एक ही कंपनी है, टीटी लिमिटेड, और टीटी लिमिटेड की शेयर की वैल्यू है 140। बताइए मर्जर की वजह से फायदा या नुकसान, तो ये आ गया लॉस। कितने का लॉस हो गया, पहले 140 था अब 92 रहा, तो मुझे 48 रुपए पर शेयर का नुकसान। लॉस ऑन डीमर्जर। लीजिए अब मेरे हिसाब से आपको इंपैक्ट ऑन वेल्थ जो है वो बिल्कुल क्लियर है। ऐसे हम इंपैक्ट ऑन वेल्थ ढूंढते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज रेशियो। क्लियर बिल्कुल, ठीक। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। ये क्या बोल रहा है,
द बैलेंस शीट ऑफ Z लिमिटेड एज एट 31 मार्च 12 इज गिवन बिलो। ठीक है, हमारे पास जो कंपनी है वो है Z लिमिटेड। ठीक है, इन इट द रेस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ द कंपनीज टू डिविजन्स नेमली S डिवीजन एंड W डिवीजन। इस कंपनी में एक तो हमारे पास है S डिवीजन और एक हमारे पास है W डिवीजन। ठीक है, इन द वेरियस असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन शोन बिलो। लोन फंड इंक्लूड, देखिएगा ध्यान से, जो लोन फंड है 15 का वो स्पेसिफिकली टेकन फॉर द W डिवीजन है, यानी आपको जो लोन दे रखा है वो स्पेसिफिकली W डिवीजन का है। एंड डिवेंचर्स ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ 125 और डिवेंचर्स जो हैं 125 करोड़ के रेडीमेबल एट एनी टाइम अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक। आपको ये दे रखा है कि इनका रिडम्पशन हो जाएगा। सुनेंगे, 1 अप्रैल 12 को सबसे पहले कंपनी ने अपने सभी इन्वेस्टमेंट्स को 102 करोड़ में बेच दिया एंड रिडीम्ड ऑल द डिवेंचर्स एट पार एंड द कैश ट्रांजैक्शन बीइंग रिकॉर्डेड इन द बैंक अकाउंट परटेनिंग टू द S डिवीजन। बहुत ध्यान से सुनोगे, S डिवीजन के बैंक अकाउंट के थ्रू कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसके बैंक अकाउंट से क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं? एक ट्रांजैक्शन तो हुआ है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, $102 करोड़ का, और एक आपने अपने डिवेंचर्स का रिडम्पशन किया है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, 125 करोड़ का। आगे बढ़ते हैं। देन अ न्यू कंपनी नेम्ड Y लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड with an authorized capital of 900 crore divided into the shares of ₹10 each. All the assets and liabilities pertaining to the W divisions were transferred to the newly formed company. इस W डिवीजन को हमने अलग किया, ध्यान से देखिएगा, और एक नई कंपनी बना दी Y लिमिटेड, न्यू कंपनी। ठीक है, अब सुनना बहुत ध्यान से, Y लिमिटेड अलॉट टू Z's शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर हैं Z के, ये हैं Z के शेयर होल्डर्स। ठीक है, इनको आपने कंसीडरेशन दिया है। कंसीडरेशन Y लिमिटेड से शेयर होल्डर को गया। बताइए क्या ये सिचुएशन डीमर्जर की हो गई? बिल्कुल हो गई है। शेयर्स कितने दिए हैं? 2 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर एट पार फॉर एवरी फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। यानी आपने जो कंसीडरेशन दिया है वो कंसीडरेशन किस तरह से दिया है? 2 शेयर्स दिए हैं फुल्ली पेड अप फॉर एवरी शेयर ऑफ 10 ईच। तो रेशो आ गया 2 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर। Y Limited recorded in its books fixed asset at ₹218 crore and all the other assets and liabilities at the same value at which they appeared in the books of Z Limited. Y Limited ने असेट को तो रिकॉर्ड किया है 218 करोड़ पर, और बाकी जितनी भी असेट्स और लाइबिलिटीज हैं
उनको किस पर लिया है, उसी वैल्यू पर लिया है जिस वैल्यू में वो बुक्स पर दिखाई गई है। अब इसने क्या क्या पूछा है, शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, यानी डीमर्ज्ड कंपनी की बुक्स में एंट्री। अच्छा जरा मुझे बताइए, क्या ये जो शेयर होल्डर हैं इनके पास जेड का कंट्रोल है या नहीं है? बिल्कुल है। अब उनको वाई लिमिटेड के नए शेयर मिल गए, तो क्या इन्हीं लोगों के पास वाई का भी कंट्रोल आ गया? हाँ, यानी ये जो शेयर होल्डर हैं इनके कंट्रोल में ये दो एंटिटी हैं, जेड लिमिटेड और वाई लिमिटेड। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल बन गया। लिख देंगे इस बात को, लिखो, since shareholder of Z Limited receive shares of Y Limited and gets control over Y Limited also, and gets control over Y Limited also. Hence, we can say that Z Limited and Y Limited are under common control, are under common control। ठीक है, are under common control and hence pooling of interest method must be followed। हमें पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड को फॉलो करना है। बोलिएगा, क्लियर है? मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये शेयर होल्डर हैं जेड लिमिटेड के, तो इनके पास जेड लिमिटेड का कंट्रोल है। अब ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड ने इनको शेयर्स दिए, तो इन्हीं लोगों के पास वाई लिमिटेड का भी कंट्रोल आ गया। यानी ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनके पास जेड का भी कंट्रोल है और इनके पास वाई का भी कंट्रोल है। तो यानी जेड और वाई लिमिटेड एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल बन गई। इसलिए इसकी अकाउंटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड को काम में लेना पड़ेगा। आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। उसने पूछा है जर्नल एंट्रीज दीजिए जेड लिमिटेड की बुक्स में। तो लीजिए, हेडिंग डालेंगे बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। देखिएगा, फर्स्ट एंट्री बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस बार उसने एक ट्रांजैक्शन दिया था 1 अप्रैल का,
क्या ट्रांजैक्शन दिया था? आपने अपने सभी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है 102 में, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 102। आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितने के चल रहे हैं जरा देखिएगा, 97 के। तो 2 इन्वेस्टमेंट 97 और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया 5 का। सेकेंड एंट्री ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपने क्या किया? आपने डिवेंचर्स को रिडीम्ड कर दिया। तो डिवेंचर्स थे 125 करोड़ के, जिनको आपने डिवेंचर को रिडीम्ड किया। और ये डिवेंचर इंक्लूड किसमें है? पॉइंट ए पढ़ना, डिवेंचर इंक्लूड है लोन फंड में। तो लिखो लोन फंड डेबिट। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ये डिवेंचर्स हैं। लोन फंड में आप ब्रैकेट में क्या डाल सकते हो कि ये हमारे पास डिवेंचर्स हैं, ठीक है। तो लोन फंड को कैंसिल करोगे तो लोन फंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक 125, ये हमारा रिडम्पशन है, ठीक है। क्लियर यहां तक? बिल्कुल। अब हमने अपने डिवीजन को बेचा है, तो एंट्री नंबर 3 बताइए। हमारे पास से डेप्रीसिएशन जाएगा 81 का, तो लिखो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 81। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 81। उसके बाद करंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 93। उसके बाद आपको दे रखा है लोन फंड अकाउंट डेबिट, लोन फंड अकाउंट डेबिट 15, ठीक है, एक लाइन का गैप। 2 फिक्स्ड असेट, कितने की फिक्स्ड असेट है हमारी? 249। और 2 करंट असेट्स, करंट असेट्स वो आपको दे रखी हैं 585। बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है? ये आ जाएगा हमारा लॉस ऑन डीमर्जर, डेबिट। बताइए लॉस कितना आ रहा है, कैलकुलेट करते हैं जरा। 249 प्लस 585 माइनस 81 माइनस 93 माइनस 15, दैट इज 645 एज अ बैलेंसिंग फिगर वैल्यू आइएगा। एंट्री नंबर 4, ये जो लॉस है ये कैपिटल रिजर्व से चार्ज हो जाएगा, तो एंट्री बन गई कैपिटल रिजर्व डेबिट टू लॉस ऑन डीमर्जर।
लॉस ऑन डीमर्जर 640। ये लीजिए, ये हमने जेड लिमिटेड की बुक्स में क्या कर दी है, सारी एंट्रियां कर दी है। चलिएगा, सेकंड क्वेश्चन इसने क्या मांगा है, प्रिपेयर जेड बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर द डीमर्जर। बैलेंस शीट आफ्टर डीमर्जर। सबसे पहले आएंगी हमारे पास असेट्स, नॉन करंट असेट्स। अब देखिएगा, जेड लिमिटेड के पास अब जो डिवीजन बचा वो कौन सा बचा है, अब डिवीजन उसके पास बचा है एस। तो एस की नॉन करंट असेट की वैल्यू है 515, ठीक है। उसके बाद हमारे पास करंट असेट्स, करंट असेट्स ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल करंट असेट्स में उसने आपको करंट असेट्स दे रखी हैं 445 की, प्लस आपने इन्वेस्टमेंट बेचे थे तो 102 आए थे, और आपने डिवेंचर का रिडम्पशन किया था तो 125 गया था। तो बताइए नेट वैल्यू क्या आ गई, 445 प्लस 102 माइनस 125, तो यानी 422 आपके पास करंट असेट्स की वैल्यू आ गई। टोटल हो गया 937। आइएगा, उसके बाद जेड लिमिटेड की इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, बताइए जेड की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है बताएं। आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल थी 345, वही रहेगी अभी भी, क्योंकि अभी आपने कोई नए शेयर्स इशू नहीं किए हैं। चलिएगा, अब हम बात करते हैं अदर इक्विटी। बिल्कुल ध्यान से अदर इक्विटी का पॉइंट देखिएगा। देखो, आपको दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस है 685 का, क्लियर यहां तक, बिल्कुल 685 का। फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट को बेचने पर 5 का प्रॉफिट आया था, और माइनस आपका डीमर्जर का जो लॉस आया था वो था 645। तो बताइए कितना बचा, 685 प्लस 5 माइनस 645, तो 45 की अदर इक्विटी। वापस से देख लीजिएगा, 685 बैलेंस शीट में दे रखा है, जब आपने इन्वेस्टमेंट बेचे थे तो 5 का प्रॉफिट हुआ था, तो वो प्रॉफिट आ गया, और माइनस डी मर्जर की वजह से आपका 645 का लॉस था, तो नेट बैलेंस बचा आपके पास 45। आइए, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, लोन फंड। देखिएगा, आपको क्या दे रखा है, आपके जो टोटल लोन फंड थे वो थे 417 के,
सुनना बहुत ध्यान से, -15 का लोन फंड डब्ल्यू डिवीजन का था जो आपने ट्रांसफर कर दिया, और माइनस इस लोन फंड में 125 के डिवेंचर इंक्लूड थे जिसको कि आपने रिडीम्ड कर दिया, यानी 417 -15 -125, तो 277 का लोन फंड बच गया। वापस से देख लो, लोन फंड आपको टोटल दे रखा है 417, इसमें से 15 डब्ल्यू डिवीजन का है जो आपने ट्रांसफर कर दिया, और लोन फंड में 125 करोड़ के डिवेंचर इंक्लूड है जिनका आपने रिडम्पशन कर दिया। उसके बाद करंट लायबिलिटीज, बताइए करंट लायबिलिटीज कितनी है आपके पास? 270 की आपके पास करंट लायबिलिटी है। टोटल लगाएं, टोटल 270 प्लस 277 प्लस 45 और प्लस 345, टोटल आ गया 937। ये लीजिए, आफ्टर डीमर्जर हमारे पास जेड लिमिटेड की क्या बन गई? बैलेंस शीट आ गई। क्लियर है बिल्कुल? करें स्टार्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन बनाएंगे बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। नाउ लिसन केयरफुली, देखिएगा इसमें आपको ये दे रखा है कि वाई लिमिटेड ने जो असेट ली है उसको कितने पर लिया है? फिक्स असेट को 218 पर। अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बट यहीं पर अब मेरा जो पॉइंट था वो अपने को समझना है। एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल में मैंने आपको एक पॉइंट बताया, क्या? कि असेट और लाइबिलिटी बुक वैल्यू पर ली जाएंगी, फेयर वैल्यू इज नॉट अलाउड टू बी रिकॉर्डेड। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मुझे इसे बुक वैल्यू पर ही लेना है तो एंट्री क्या बनेगी? फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट। बताइए फिक्स असेट की बुक वैल्यू कितनी है आपकी? बुक वैल्यू है 168। उसके बाद करंट असेट्स अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट दैट इज 585। ठीक है, एक लाइन का गैप छोड़ देते हैं। 2 करंट लाइबिलिटी अकाउंट। बताइए करंट लाइबिलिटी कितने की है? 93। तो करंट लाइबिलिटी आ गई 93। 2 लोन फंड, 2 लोन फंड 15, 2 कंसीडरेशन। बताइए कंसीडरेशन अपन कैसे निकालेंगे? देखो यही दिखा देता हूं मैं। 345 करोड़ की कैपिटल है और एक शेयर 10 का है, तो यानी शेयर्स हो गए 34.5। क्लियर यहां तक? अब उसने क्या बोला है? आप 2 शेयर दोगे फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड, यानी इनटू 2 शेयर्स, और
एक शेयर की प्राइस रहेगी इंटू 10 रुपए, तो कंसीडरेशन आ जाएगा 34.5 इंटू 2 इंटू 10 दैट इज 690। वापस से देख लीजिए, ये बोल रहा है जो कंसीडरेशन इशू होगा, कहां पढ़ रहा हूं, ये पॉइंट नंबर सी में पढ़ रहा हूं मैं, कि W division were transferred to a newly formed company Y Limited, allotting to Z's shareholder its two fully paid equity shares of ₹10 each at par for every fully paid up share. What does it mean? आप उसके हर एक शेयर के बदले अपने 2 शेयर दे रहे हो, तो कंसीडरेशन हो गया, हमारे शेयर्स हैं 34.5 करोड़, इंटू 1 के बदले 2 दूंगा और इंटू 10 रुपए, फायदा नुकसान 168 प्लस 585 माइनस 93 माइनस 15 माइनस, तो लीजिए हमारे पास आ गया कैपिटल रिजर्व, डेबिट 45, ठीक है, कैपिटल रिजर्व आ गया आपके पास 45, और उसके बाद पेमेंट की एंट्री कर दोगे, कंसीडरेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 690, बोलिए क्लियर है बिल्कुल। हाँ, अब यहीं पर मुझे जो बात आपको बतानी है, ठीक है, देखिएगा इंड एएस के अकॉर्डिंग तो क्या होता है कि हमें ये जो नुकसान या फायदा कुछ भी है, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, गुडविल और बार्गेन परचेज कैन नॉट बी क्रिएटेड, बट मैं बात करता हूं थोड़ा सा सीएमए स्टडी मटेरियल पर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यू कैन ऑल्सो क्रिएट गुडविल, you can also create goodwill can also be created। हालांकि प्रैक्टिकली देखिए, मैं बात करूं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में गुडविल क्रिएट नहीं होती है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड किसके थ्रू चलता है, रिजर्व्स के थ्रू चलेगा आपका, क्लियर। तो ये वाई लिमिटेड की हमारी क्या बन गई, एंट्रीज हो गई। अब हमें वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है, तो चलिएगा हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड, सबसे पहले हम बात करते हैं असेट्स, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, बताइए वाई लिमिटेड के पास नॉन करंट असेट्स कितनी है, तो वाई लिमिटेड ने नॉन करंट असेट्स लिए 168 की बुक वैल्यू थी, तो लीजिए 168 हो गया, करंट असेट्स, ठीक है, वाई लिमिटेड ने करंट असेट्स कितनी ली है 585, तो बताइए टोटल आ गया 168 प्लस 585
753. Equity and liabilities. Equity and liabilities. सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए, नई कंपनी ने जो कंसीडरेशन दिया था वही आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है। अदर इक्विटी, आइएगा बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं अपन अदर इक्विटी पर। तो देखिए, अदर इक्विटी में आपके पास कैपिटल रिजर्व का नेगेटिव बैलेंस है 45। कैपिटल रिजर्व का नेगेटिव बैलेंस है 45। क्लियर? बिल्कुल। नॉन करंट लाइबिलिटी, इसमें हमारे पास लोन फंड है। लोन फंड है 15 का, और करंट लाइबिलिटी हमारे पास है 93 की। टोटल लगाइए 690 प्लस 15 प्लस 93 माइनस 45, तो टोटल आ गया 753। लीजिए, ये हमारे पास वाई लिमिटेड की क्या बन गई? ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। वाई लिमिटेड की ओपनिंग बैलेंस शीट। चलिएगा, अब उसने थर्ड पॉइंट क्या मांगा है वो देखते हैं अपन। देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वन शेयर ऑफ जेड लिमिटेड इमीडिएटली बिफोर एंड डीमर्जर एंड इमीडिएटली आफ्टर द डीमर्जर। लीजिए, हम निकालते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ जेड लिमिटेड। intrinsic value of Z लिमिटेड, ये हमें निकालनी है दो बार, बिफोर और आफ्टर। बिल्कुल धीरे धीरे एक एक तरह से हम चलते हैं। सबसे पहले मुझे बताएंगे आप फिक्स्ड असेट का पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, जस्ट बिफोर द डीमर्जर आपके पास टोटल फिक्स्ड असेट कितनी थी? 515 एस डिवीजन की और 168 डब्ल्यू डिवीजन की, तो टोटल हो गया 683। अब आपने किस डिवीजन को ट्रांसफर किया था? डब्ल्यू डिवीजन को आपने ट्रांसफर किया, तो आपके पास बचा कौन सा डिवीजन? एस। तो एस डिवीजन की फिक्स असेट आपके पास आ गई 515। करंट असेट्स, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, करंट असेट्स की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको यहां पर सारा वर्किंग दिखाता हूं। देखो, बिफोर डीमर्जर मेरे पास थी एस डिवीजन की 445 प्लस डब्ल्यू डिवीजन की 585। 445 प्लस 585, ठीक है। अब मैंने बिफोर डीमर्जर इन्वेस्टमेंट बेचे, तो इन्वेस्टमेंट बेचे तो मेरे पास कैश आया, तो मेरी करंट असेट बढ़ी। और बिफोर डीमर्जर मैंने रिडम्पशन किया तो कैश गया, तो इसका मतलब मेरी करंट असेट कम हो गई। 445 एस डिवीजन की, 585 डब्ल्यू डिवीजन की, टोटल हो गई। इन्वेस्टमेंट बेचे तो 102 आया, और इन्वेस्टमेंट बेचने का जो काम है वो कब हुआ है? बिफोर डीमर्जर हम कर रहे हैं। कैसे पता लगा? देखो, आप लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना। बी पॉइंट में पहले उसने इंफॉर्मेशन दी है इन्वेस्टमेंट बेचने
और डिवेंचर्स को रिडीम्ड करने की, और बोला देन अ न्यू कंपनी। व्हाट डज इट मीन? बी पॉइंट को अगर आप रीड करते हो सी के कंटिन्यूएशन में, तो व्हाट डज इट मीन? आपने अपने इन्वेस्टमेंट बेचे, अपने डिवेंचर्स को रिडीम्ड किया, एंड देन अ न्यू कंपनी आपने फॉर्म की। तो इसका मतलब ये दोनों काम हर हालत में बिफोर डीमर्जर ही हुए हैं। और माइनस कर देंगे 125, तो लीजिए हमारे पास वैल्यू आ गई 1007। और आफ्टर की आपने जो बैलेंस शीट बनाई है आप वहां से वैल्यू ले सकते हैं। तो बैलेंस शीट से हमारे पास वैल्यू है 422। लीजिए यहां तक क्लियर बिल्कुल। आइएगा अब माइनस करते हैं, टोटल लगा दें आपको। चलो कोई नहीं, माइनस कर देते हैं अपन डायरेक्ट। करंट लायबिलिटी, आइएगा करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 270 प्लस 93, 270 प्लस 93, तो टोटल करंट लायबिलिटी हो गई 363। आफ्टर डीमर्जर आपके पास केवल एस डिवीजन बचा, तो एस डिवीजन की करंट लायबिलिटी है 270। माइनस करेंगे लोन फंड। देखिएगा पहले जरा बिफोर डीमर्जर पर बात करते हैं। देखो बिफोर डीमर्जर पर आपका टोटल लोन फंड 417 था, लेकिन इसमें से डिवेंचर का रिडम्पशन हो गया और वो डिवेंचर लोन फंड में इंक्लूड थे। ध्यान से देखो आप, हमारा टोटल लोन फंड 417 था, उस 417 में से 125 के जो डिवेंचर इंक्लूड थे रिडम्पशन हो गया, तो कितना बचा? 417 माइनस 125, ये मेरे पास आ गया 292। आफ्टर डीमर्जर मेरे पास लोन फंड 277। क्लियर बिल्कुल। तो ये लीजिए मेरे पास नेट असेट आ गई। नेट असेट बताइए 683 प्लस 1007 माइनस 363 और माइनस 292, तो ये आ गया 1035। इधर निकाल दो 515 प्लस 422 माइनस 270 और माइनस 277, तो ये बचा 390। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 34.50 करोड़, पहले भी यही और बाद में भी यही। तो लीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दो, 1035 डिवाइडेड बाय 34.5, तो आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई 30 रुपए। यहां निकाल दीजिए 390 डिवाइडेड बाय 34.5, दैट इज 11.30। ये लीजिए, ये मैंने Z लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दी है बिफोर डीमर्जर और आफ्टर डीमर्जर। नाउ अब इसने आपसे पूछा है गेन और लॉस निकालना है, तो गेन और लॉस निकालने के लिए पहले मुझे Y लिमिटेड की भी क्या, भाई गेन और लॉस कैसे निकालते थे अपन? आफ्टर डीमर्जर वैल्यू माइनस बिफोर डीमर्जर। तो अब मुझे पहले Y की भी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो लिखो intrinsic value of Y लिमिटेड। ये बना लिया था आपने? हाँ देख लो आराम से, बिल्कुल बना लो आप प्रॉपर समझते हुए। आइएगा सबसे पहले Y लिमिटेड की फिक्स्ड असेट,
तो देखिएगा जो वाई डिवीजन है वो किससे बना था? वाई डिवीजन जो है वो आपका बना था डब्ल्यू से। तो फिक्स्ड है 1868। करंट असेट्स बताएं। करंट असेट्स कितनी थी इस डिवीजन की? 585 माइनस करंट लाइबिलिटीज बताएं। तो करंट लाइबिलिटीज हमारे पास डब्ल्यू डिवीजन की है 93 और लोन फंड जो डब्ल्यू डिवीजन का है वो हट जाएगा। लोन फंड 15। तो बताइए कितना आया? 585 प्लस 168 माइनस 93 और माइनस 15, 645। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इसने 69 इशू किए थे। 9.35 9.35। ठीक है। नाउ अब यहां एक पॉइंट आता है कि क्या इंट्रिंसिक वैल्यू में ये 168 लेना चाहिए या इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए इसकी मार्केट वैल्यू लेनी चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए? मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू बैलेंस शीट डेट के अकॉर्डिंग निकाली तो ये आई। बट मैं कह रहा हूं कि मेरा एक जो क्वेश्चन है वो समझना, क्या फिक्स असेट 168 आनी चाहिए या फिक्स असेट इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए 218 आनी चाहिए? बताएं आप, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है? बुक वैल्यू पर या मार्केट वैल्यू पर? मार्केट वैल्यू पर। तो यानी व्हाट डज इट मीन? लॉजिकली ये पॉइंट गलत है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैंने पहले लिखा जैसा जनरली हम करते हैं, बट मैं आपको ये बोल रहा हूं इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाए। देखो आपने टेक ओवर भले ही 168 किया है, क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करना था, बट उस असेट की मार्केट वैल्यू तो 218 चल रही है, तो 168 नहीं लेना चाहिए। मुझे लेना चाहिए 218। मुझे क्या लेना चाहिए? 218। अब निकालिए तो बताओ कितना आया? 585 प्लस 218 माइनस 93 माइनस 15, यानी ये इसकी जगह पर आ जाना चाहिए 695 डिवाइड बाय 69, तो 10.07। क्या मेरी ये बात आप लोगों को समझ आ रही है? मैं फिर आपको एक बार बोल रहा हूं, मैंने यहां 168 लिखा, लेकिन जरा सोच के बताओ क्या ये 168 आना चाहिए या 218 आना चाहिए? देखो मैंने टेक ओवर बुक वैल्यू पर किया, एंट्री जो की, रीजन था पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ये बोलता है कि असेट विल बी रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू, तो मैंने ले लिया। बट मैं ये बोल रहा हूं कि अगर अब मुझे उस कंपनी की इंट्रिंसिक वर्थ निकालनी है तो बुक वैल्यू को लेकर निकालूं या मार्केट वैल्यू को लेकर निकालूं? व्हाट इज द लॉजिक? मार्केट वैल्यू को। तो इसका मतलब मुझे 168 की जगह क्या लेना चाहिए? 218। तो दिस विल बी द करेक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू, ये नहीं होनी चाहिए। ये गलती जनरली स्टूडेंट कर देता है, मैंने पहले वही किया। मैंने कहा बोले इंट्रिंसिक निकालनी, हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, बोले नेट असेट ली जो हमने बैलेंस शीट में ली और उससे निकाल। बट एक समस्या आ गई, ये बुक वैल्यू थी
जबकि इंट्रिंसिक वर्थ जो निकलती है वो मार्केट वैल्यू पर निकलती है। चलिएगा, अब हम निकाल लेंगे इम्पैक्ट ऑन वेल्थ यानी गेन और लॉस, जो हमारा लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। गेन ऑब्लिक लॉस ड्यू टू डीमर्जर, ड्यू टू डीमर्ज, डीमर्जर की वजह से गेन और लॉस। ए पॉइंट, वेल्थ आफ्टर डीमर्जर। सबसे पहले बात करते हैं जेड लिमिटेड। बताइएगा, जेड लिमिटेड के एक शेयर की वैल्यू आफ्टर मर्जर क्या आई थी आपके पास? हमने पीछे एक वर्किंग नोट बनाया था जेड लिमिटेड का, लीजिए। आफ्टर मर्जर आई थी 11.30। तो जेड लिमिटेड की 11.30। अब बहुत ध्यान से सुनना, वाई लिमिटेड ने हर एक के बदले 2 शेयर दिए थे। तो इसका मतलब जेड के एक शेयर के बदले आपको वाई के 2 मिले होंगे, इनटू इसकी वैल्यू थी 10.07। 2 इंटू 10.07 ये आ गया 20.14। बोलिए, क्लियर है ये पॉइंट मैं जो बोल रहा हूं? वापस से देख लेना, आपको रेशो दे रखा है 2:1, यानी वाई लिमिटेड ने जेड लिमिटेड के मेंबर्स को हर एक के बदले 2 दिए। तो जेड का तो उसके पास एक शेयर है जिसकी वैल्यू ये है, लेकिन इस वजह से उसे वाई के 2 शेयर मिले जिसकी वैल्यू 10.07 पर शेयर है। और बी, वेल्थ बिफोर डीमर्जर। बिफोर डीमर्जर आपके पास केवल जेड लिमिटेड का शेयर था जिसकी प्राइस थी 30 रुपए। लीजिए, ये गेन आ गया 1.44 का गेन। तो ये हमारे पास हुआ गेन और लॉस ड्यू टू द डीमर्जर। क्लियर? बिल्कुल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 51।